ये कहानी एक स्क्रिप्ट राइटर की है जो कहानी के शब्दों को रोचक और आकर्षक तो बनाता है, पर हमारा ध्यान उनके मेहनत पर कभी नहीं जाता है। हमें ये तो याद होता है कि फिल्म किसने बनाई है और इसमें कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है, किसने कहानी लिखी है, पर फिल्म के डायलॉग लिखने वाले की तरफ किसी का ध्यान कभी नहीं जाता है। कोई जानना भी नहीं चाहता है कि वे कौन हैं, जबकि फिल्म के डायलॉग ही कहानी को अलग पहचान देते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लेखक को दिखलाया जाता है जो एक कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है, पर उसे कोई अच्छा आइडिया अभी तक नहीं मिला है। वो एक एपोकैलिप्टिक कहानी लिखना चाहता है जहां दुनिया एक न्यूक्लियर तबाही से खत्म हो चुकी है। अभी उसने कहानी के कुछ ही लाइन लिखे थे। जब वो अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पूरी दुनिया तबाह हो चुकी नजर आती है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना होगा। दुश्मन सेना कभी भी यहाँ तक पहुँच सकती है। उसे समझ में नहीं आता है कि अचानक से ये क्या हो गया है। क्या उसने जो कुछ भी कहानी में लिखा वो सब सच हो गया है, या फिर वो एक दिमागी तौर पर बीमार आदमी है जो परमाणु युद्ध के दौरान भी अपने घर में बैठा हुआ है और उसे एक कहानी का हिस्सा समझता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब तो महज एक फिल्म की शूटिंग का हिस्सा है जो एक स्टूडियो में चल रही है। कहानी का निर्देशक बोलते हुए कुछ लाइनें भूल जाता है और वो स्क्रीन राइटर से कहता है कि उसे लाइंस थोड़ी सिंपल लिखनी चाहिए ताकि सीधे सीधे दर्शक को बात कही जा सके। हर चीज को इतनी मिस्टीरियस बनाने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन राइटर का नाम सोफी है। अब उसे जल्दी से नए डायलॉग्स लिखने हैं। उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। उसे ऐसे डायलॉग लिखने हैं जो इतने सिंपल हो कि एक्टर्स को आसानी से याद हो जाएं और उसमें अच्छा खासा इम्पैक्ट भी हो, जो कि एक कठिन काम है। जब शूटिंग फिर से स्टार्ट होती है, सोफी ये नोटिस करती है कि जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं उसने उसे नहीं लिखा है। उसे लगता है किसी ने उसके ओरिजिनल डायलॉग्स को बदल दिया है और वो इस बारे में कहानी के निर्देशक से बात करती है। इस गलती के बाद शूटिंग थोड़ी देर के लिए रोक दी जाती है और सभी लोग लंच के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये एकमात्र समस्या नहीं है। फिल्म के शूटिंग के दौरान हर शॉट में, हर फ्रेम में एक धुंधला सा आदमी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से फिर से उन सीन्स को शूट करना पड़ेगा। एडिटर को लगता है कि इसके पीछे सोफी है, क्योंकि शूटिंग के दौरान सभी क्रू मेंबर्स अपने काम में लगे हुए थे। तब केवल सोफी ही फ्री थी, पर सोफी बतलाती है कि ये वो नहीं हो सकती है। जब शूटिंग फिर से शुरू होती है, सोफी फिल्म के निर्देशक को ढूंढती हुई सेट के दूसरे कोने में चली जाती है जहां लाइब्रेरी का सीन क्रिएट किया गया है। यहाँ पर उसे लगता है कि उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी है, क्योंकि चीज़ों के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। जब सोफी आवाज़ की तरफ बढ़ती है उसे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता है। तब सोफी को लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। स्टूडियो की लाइट भी जल बुझ रही होती है। काफ़ी यहाँ वहाँ देखने पर भी उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। अब सोफी थोड़ी डरने लगती है और अपनी बहन को फ़ोन लगाती है और उसे बतलाती है कि कोई उसे परेशान कर रहा है। जब सोफी अपनी बहन से बात कर ही रही होती है, फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है और वहाँ अंधेरे में एक धुंधला सा आदमी दिखाई पड़ता है। वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागकर एक बुक शेल्फ के पीछे छुप जाती है। जब धुंधला सा दिख रहा आदमी उसके नज़दीक आने लगता है, वो उसका सामना करने की कोशिश करती है, पर जब वो ये देखती है कि लाइब्रेरी का शेल्फ अपने आप नीचे गिर रहा है, वो वहाँ से भागकर जहाँ शूटिंग चल रही थी वहाँ जाना चाहती है, पर यहाँ भी कोई नहीं होता है। शायद आगे की शूटिंग कैंसिल कर दी गई है। अब ब्लरी मैन उसके पीछे नहीं है, लेकिन अब भी उसे लगता है कि उसके साथ प्रैंक किया जा रहा है। सभी लोग अचानक से कहीं गायब नहीं हो सकते हैं। तभी उसकी नज़र एक लाल किताब पर जाती है जो कि तब लाइब्रेरी में भी रखी हुई थी। जब सोफी उस किताब को खोलती है, उसके हर पन्ने पर एक शैडो की तस्वीर बनी होती है जो हर पेज में बड़ा होता जाता है। जब सोफी उस किताब के पन्ने को पलट कर देख रही होती है, उस पर फिल्म सेट पर रखे सामान गिरने लगते हैं, जैसे कोई उसे जानबूझकर उसकी तरफ फेंक रहा हो। वो वहाँ से भागती है और इस दौरान जख्मी हो जाती है। वो अब समझ चुकी है कि ये कोई प्रैंक नहीं हो सकता है, कोई स्टोकर या सरफिरा है जो उसके पीछे पड़ चुका है। वो मदद के लिए पुकारती है, पर वहाँ सच में कोई नहीं होता है। शायद सभी पैकअप करके वहाँ से चले गए हैं। तभी सेट पर रखे ढेरों स्क्रीन ऑन हो जाते हैं और उन पर एक वीडियो चलने लगता है। स्क्रीन में फिल्म के हर सीन में एक धुंधला सा आदमी दिखता है जिसका फेस क्लियर नहीं नजर आ रहा है। तभी स्क्रीन पर सोफी की खुद की तस्वीर दिखती है
और उसके सामने एक ब्लरी मैन खड़ा नजर आता है। सोफी चिल्लाने लगती है कि वो उसे क्या दिखलाना चाहता है। सोफी को अब भी समझ में नहीं आया है कि फिल्म के हर फ्रेम में जो ब्लरी मैन उसे दिख रहा है, एक धुंधला सा शख्स उसे दिख रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद है, जिसका हर कहानी में तो योगदान है, पर उस कहानी में होते हुए भी वो उस कहानी में नहीं है। सोफी को लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो रियल नहीं है, ये कोई बुरा सपना है। उसने कई दिनों से अच्छी नींद नहीं ली है, शायद ये इसी का परिणाम है। जब वो ऐसा सोच ही रही होती है कि उसे वहां फिर से वही परछाई दिखाई पड़ती है। सोफी इस बार भी उसका सामना नहीं करती है और वहां से भागने लगती है। तभी उसे सेट पर शूटिंग चलती हुई नजर आती है। वो उनसे मदद मांगती है, पर कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, जैसे वो वहां है ही नहीं। अभी तो यहाँ पर कोई नहीं था, अचानक से सभी लोग कहाँ से आ गए, फिर से शूटिंग कैसे शुरू हो गई। सोफी को यह बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जो भी हो, अब जब वहाँ सभी लोग मौजूद हैं, उसे लगता है उस पर लोग नोटिस करेंगे। पर पूरा सेट भरा होने के बावजूद भी उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, जैसे वो किसी को दिखाई ही ना दे रही हो। असल में फिल्म में उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो सेट में मौजूद सभी के लिए किसी ब्लरी मैन से कम नहीं है। ब्लरी मैन हर जगह उसका पीछा करता है। वो जितना भी चाहे उससे नहीं भाग सकती है। तभी एक आवाज़ जो उसके अंदर से आ रही है सोफी को रुक जाने के लिए कहती है और उसका सामना करने के लिए उसे उस परछाई के अंदर देखने के लिए कहती है। जब सोफी उस परछाई के अंदर देखती है तो वो जल्द ही समझ जाती है कि फिल्म के हर फ्रेम में जो परछाई उसे नजर आ रही है ये वो खुद है, जिसका योगदान हर फिल्म में तो है, पर इसके बारे में किसी को पता नहीं है। यहाँ उसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका व्यक्तित्व लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। उसे फिल्म का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, चाहे वो जितना भी काम कर ले। अब ब्लरी मैन का चेहरा उसे नजर आता है, जो कि उसी की तरह एक नरेटर हुआ करता था। वो उसे यहाँ से ले जाना चाहता है। जब सोफी को ये बात समझ में आती है, वो नरेटर उसे अपनी दुनिया में ले जाता है, जहाँ उसकी कदर की जाएगी, जो हकीकत और कल्पना के बीच एग्जिस्ट करती है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ट्वाइलाइट जोन एक साइकोलॉजिकल टीवी सीरीज है, जिसकी हर कहानी पिछले एपिसोड से अलग होती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।